अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसके यूनिट्स जो है और उसके साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इंपॉर्टेंस जो है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास जो है वो इक्विलिब्रियम के पहले तो यूनिट की बात करते हैं। तो यूनिट्स कौन कौन से होते हैं। तो के सी जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है हमने क्या करना है, इसके यूनिट्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो जब भी इक्वेशन लिखी जाएगी तो के सी की वैल्यू लिखी जाएगी तो उसमें क्या होगा, प्रोडक्ट ऊपर आएंगे और रेक्टेंड नीचे आएंगे, जिस तरह हम पिछली वीडियो में पढ़ कर आए हैं। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में सारी बात पढ़ी है। तो इसमें एक बात बताने वाली थी, वो ये थी कि के सी जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर के चेंज करने से के सी जो होगा वो चेंज होगा। लेकिन जो है इसकी कंसंट्रेशन की रेक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन या फाइनल कंसंट्रेशन से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो है वो कितनी है, कब है, क्यों है। ठीक है, के सी की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। सिंपल है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रेक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो भी होगी, प्रोडक्ट की होगी या रेक्टेंट की होगी, इससे के सी के ऊपर कोई असर नहीं होगा। ये बात हम पीछे भी पढ़ कर आए हैं। तो केसी की जो है वो कहता है कि अगर केसी के जो है वो कोई यूनिट नहीं होंगे। कब नहीं होंगे? जब नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो क्या होंगे, दोनों साइडों पे इक्वल होंगे। केसी का कोई यूनिट नहीं होगा। एग्जांपल देख लेते हैं जरा। कहते हैं कि आप लोगों के पास हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों गैसेज से कंबाइन हो रही है। कंबाइन होने के बाद क्या बना रही है? हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बना रही है। तो कहता है कि इसकी केसी की वैल्यू फाइंड आउट करें। केसी वैल्यू मतलब इसका जो है वो केसी यूनिट फाइंड आउट करें। तो यूनिट इसके कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो केसी जो है कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले प्रोडक्ट ऊपर लिखा जाता है और रेक्टेंट जो है वो नीचे लिखा जाता है। तो इन दोनों को जब हम लिखते हैं इस इक्वेशन के मुताबिक लिखेंगे तो क्या होगा? प्रोडक्ट ऊपर लिखेंगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड स्केयर, और स्केयर कह लें या वैसे उसका कोफिशिएंट कह लें, और नीचे क्या होगा? हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों जो है आपस में आ जाएंगे। अब आप पढ़ के आए कंसंट्रेशन का यूनिट जो होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है। तो हम चूंकि यूनिट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसका स्केयर आ गया, और नीचे भी क्या आएगा? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। एक ये इसका आ जाएगा हाइड्रोजन का और दूसरा आ जाएगा उसका मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो अब चूंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी नीचे एक ये वाला है, एक ये वाला है, तो दोनों को जब प्लस करेंगे तो वो भी 2 हो जाएंगे। तो या सिंपल इन दोनों के एक इसके साथ कट जाएगा, एक इसके साथ कट जाएगा, तो कोई यूनिट नहीं आएगा। तो क्या आएगा? नो यूनिट फाइंड आउट। कोई यूनिट यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह जो है इसका कोई यूनिट नहीं होता। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। एक और एग्जांपल है जो कहता है कि अगर ऐसा हो कि नंबर ऑफ मोल बराबर ना हो, नंबर ऑफ मोल नॉट इक्वल, देन केसी हैव सम यूनिट्स। केसी के कुछ ना कुछ यूनिट मौजूद होंगे। तो केसी के यूनिट कैसे निकालेंगे? सेम वही अभी जो हमने किया था। प्रोडक्ट ऊपर आएगा, रेक्टेंट नीचे आएगा जी। इसमें भी अमोनिया और उसका कोफिशिएंट जो नंबर ऑफ मोल्स है वो, और नीचे जो होगा वो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन और उसके नंबर ऑफ मोल जो है वो 3। चूंकि देखिए यहाँ पे 3 है, इसका 1 है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स हैं ये वाले, ये 2 है, ये नंबर ऑफ मोल्स है इसके। तो यहाँ पे इसका क्या होगा? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसका यूनिट आएगा कंसंट्रेशन का। यहाँ पे इसका स्केयर आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आएगा? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और इसी तरह से क्या होगा? दूसरे के लिए मोल पर डेसीमीटर क्यूब हमारे पास जो है इसका क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हम क्या कर देते हैं? 2 इसके साथ कट कर देते हैं। तो नीचे क्या बच जाएगा? एक ये वाला बचेगा और एक यहाँ पे बचेगा। तो दोनों जो होंगे वो उनको दोनों को इकट्ठा कर लें तो क्या बनेगा? चलो दोनों को हम इस तरह इकट्ठा करते हैं। देखिए जरा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्केयर आ जाएगा। जब इस स्केयर को ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या होगा कि मोल जो होगा पॉजिटिव वाला नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, मोल माइनस का 2 हो जाएगा, और डेसीमीटर जो होगा वो पॉजिटिव में चला जाएगा। 2 3 6, और माइनस जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो प्लस में चेंज होके +3 हो जाएगा। और ये इसका क्या होगा? के सी के इस अमोनिया इक्वेशन के केसी यूनिट होंगे हमारे पास। तो इस तरह जो है इनके यूनिट फाइंड आउट किए जा सकते हैं। इसी तरह एक एग्जांपल है जी, 3 एग्जांपल है। वो कहता है कि केसी में आप केसी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपके पास जो है वो वैल्यूज दी गई हो रेक्टेंट और प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे जो है वो कहता है कि PCl5 की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो इसमें क्या क्या बताया गया है? उसने कहा है कि PCl3 और Cl2 ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और क्या बनता है? PCl5 बनता है। तो इस एक जो उसने एग्जांपल बताई उसके मुताबिक जो है कहता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 0.13 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। कि केसी जो है इक्विलिब्रियम के ऊपर केसी जो आएगा आपके पास उसकी वैल्यू होगी 0.13। यूनिट नहीं लिख रहा, यूनिट लिख लेना है। पार्टिकुलर टेम्परेचर व्हेन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 एंड Cl2
PCl3 और Cl2 की कंसंट्रेशन भी बता दी है। PCl3 की कंसंट्रेशन आपके पास है 10.0 और Cl2 की कंसंट्रेशन है जी आपके पास 9.0। कहता क्या है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। PCl5 की आपने क्या करनी है, कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। ब्रैकेट लगाएंगे, कंसंट्रेशन इसकी रिप्रेजेंट होगी। तो आपने KCl फार्मूला पढ़ा प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट का, तो प्रोडक्ट ऊपर आएंगे, रिएक्टेंट नीचे आएगा, तो प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे क्या है, PCl5 है, और रिएक्टेंट ये जो होगा वो PCl3 और उसके साथ क्या होगा, Cl2। तो दोनों की वैल्यूज को पुट कर दे। KC की वैल्यू जो है आपके पास है 0.13, PCl5 की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे जो होगा PCl3 की वैल्यू जो है आपके पास 10.0 है, और मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा आपके पास 9.0। तो जब ये नीचे जो है डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसके साथ जो होगा 10.0 मल्टीप्लाई बाय 9.0 इज इक्वल टू PCl5, और इसकी ब्रैकेट भी आएगी। तो इन सबको जो है जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, PCl5 और उसकी जो है आपके पास कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो ये थी एग्जांपल, उसके थर्ड एग्जांपल तो ये मैंने आपको करवा दी है। नेक्स्ट देखें ज़रा, इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन आ चुका है लॉन्ग के अंदर, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से समझना है। कहते हैं क्या कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो KC है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। KC जो आपने बार बार पढ़ते आ रहे हैं इसी चैप्टर में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो उसकी अहमियत क्या है। वो कहता है कि इससे हम क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन जो है वो किस साइड पे जा रहा है। रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट की तरफ जा रहा है या प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, उसकी कंसंट्रेशन से अंदाजा लगाया जा सकेगा। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन किसी भी मूवमेंट के ऊपर आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इंसर्टिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की आप क्या करेंगे, कंसंट्रेशन को इंसर्ट करेंगे, उसमें जो है वो इंसर्ट करेंगे एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट इन द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। देखें जरा कैसे होता है। मिसाल ले लेते हो, कहता है कि हाइड्रोजन गैस है, आयोडीन गैस है, दो गैसेज हैं, इनको कंबाइन करते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनती है। और इनका जब ये इक्विलिब्रियम जब अटेन होता है, KC जो वैल्यू आती है वो 57.0 उसकी कंसंट्रेशन आती है एट 700 किलो केल्विन टेम्परेचर। तो ये इसका टेम्परेचर है और KC की वैल्यू ये आती है। अब हमने डायरेक्शन को देखना है ना इसमें, तो क्या करते हो, कहता है कि आप किसी भी टाइम के ऊपर जो है वो आप इनकी कंसंट्रेशन जो है वो इंसर्ट करें और चेक करें कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जा रहा है रिवर्स जा रहा है। तो उसके लिए वो कहता है कि हम सपोज कर लेते हैं, सपोज कर लिया कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन एट एनी टाइम ये वाली हो सकती है, ये वाली और ये वाली, सपोज की ये वैल्यूज। और उसके बाद जो T है वो किसी भी टाइम पे जो है वो बता रहा है, जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम के ऊपर आप लोग इसको चेक करें, ये किसी भी टाइम के ऊपर आप कंसंट्रेशन को चेक करेंगे तभी आपको अंदाजा होगा कि रिएक्शन किस साइड पे जा रहा है। अब यहाँ पे मेन बात आती है, When we put these concentration into equilibrium expression, जब इन तमाम कंसंट्रेशन जो सपोज की है, जब उनको इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन के अंदर हम जो है वो इंसर्ट करते हैं, तो हमारे पास जो है वो क्या आता है, एक रिलेशन आता है जिसको हम क्या कहते हैं, QC रिएक्शन कोएफिशिएंट। यहाँ पे जो है जाके बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि QC क्या होता है। QC जो है ये रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है, और ये जो है किसी भी टाइम के ऊपर कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। अगर किसी भी टाइम के ऊपर जो है वो मतलब 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद रिएक्शन जो है उसकी कंसंट्रेशन को चेक करना, तो QC लगाया जाता है। QC और KC का दोनों का फार्मूला एक जैसा ही होता है। QC भी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट होता है, ठीक है, और जो हमारे पास KC होता है वो भी हमारे पास प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होता है, जैसे मर्जी लिख लें, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होता है, दोनों ही फार्मूला दोनों का सेम होता है, लेकिन फर्क दोनों में ये होता है कि ये इक्विलिब्रियम के ऊपर कंसंट्रेशन चेक की जाती है यहाँ पे, और ये जो होता है ये किसी भी टाइम के ऊपर कंसंट्रेशन को चेक करने के लिए फार्मूला यूज किया जाता है। अब यहाँ पे वो कह रहा है, कहता है कि वही जो इक्वेशन हमने देखी थी उसके ऊपर हमने क्या किया, QC उसकी कंसंट्रेशन को हमने पुट कर दिया, और कंसंट्रेशन पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यू जो आती है वो 8.0 आती है। अब पीछे चूंकि KC की वैल्यू जो है 54.0 थी, और यहाँ पे जो है QC की वैल्यू जो है वो क्या है, वो 8.0 है। तो अभी इसका मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम अभी अटेन नहीं हुआ। ये जो कंसंट्रेशन है 8.0 जो है वो कंसंट्रेशन ये बता रही है कि अभी इक्विलिब्रियम जो है बहुत दूर है, कंसंट्रेशन उसके पास भी नहीं पहुंची। तो अब ये इस KC से हम जो है वो चीज़ों का अंदाज़ा लगाएंगे। ये मैंने बताया है कि QC जो होता है किसी भी टाइम के ऊपर कंसंट्रेशन होती है उसकी, ठीक है,
और जो के सी होता है वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम के ऊपर ही कंसंट्रेशन होती है। तो यहाँ पे जो मैंने बात रिपीट कर दी, देख लें जरा। वो कहता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी क्यू सी 8 इज लेस देन के सी। चूंकि क्यू सी की वैल्यू कम है के सी से, द रिएक्शन इज नॉट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम के ऊपर नहीं पहुंचा। इट रिक्वायर मोर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अभी इसको कंसंट्रेशन जो है बहुत ज्यादा, अभी कंसंट्रेशन इसको चाहिए। देयरफॉर रिएक्शन मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब चूंकि देखे ना कंसंट्रेशन जो है उसकी कम है, तो क्या करेगा, रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड की तरफ जाना शुरू होगा, तब जाके उसकी कंसंट्रेशन जो है। अब इसको थोड़ा सा और मजीद समझने की कोशिश करते हैं। QC इज यूजफुल बिकॉज इट प्रेडिक्ट द रिएक्शन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। QC जो होता है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है रिएक्शन की डायरेक्शन को चेक करने के, रिएक्शन की साइड पे है। कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ QC एंड KC, कैसे हमें डायरेक्शन का पता चलेगा, जब हम इन दोनों की वैल्यूज को कंपेयर कर देंगे। कैसे कंपेयर करेंगे, तो ये इसके लिए मैंने देखे जरा, मैं एक आसान सी एग्जांपल आप लोगों को पहले बताता हूँ, फिर इसके बाद ये समझते हैं जरा। मिसाल के तौर पे ये आप लोगों का रिएक्शन है, रिएक्शन की लिमिट है कि यहाँ से रिएक्शन जो है वो क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे जो है वो रिएक्शन जो है वो एंड हो रहा है। बड़ी आसान सी एग्जांपल है। देखिए वो कहता है कि दरमियान में क्या होगा, मिड के अंदर क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, उसकी क्या होगी, इक्विलिब्रियम केसी जो है इक्विलिब्रियम यहाँ पे अटेन होगा दरमियान में, चूंकि दोनों साइड पे क्या होगा, बराबर होगी ना। अब होता है क्या, वो कहता है कि जब QC जो है वो कम है, QC लेस है KC से, तो ये आप लोगों के पास QC है ना, तो QC क्या है, कम है KC से, तो क्या यहाँ पे आएगी वैल्यू उसकी QC के। ठीक है, अब QC की वैल्यू कम है तो हर कोई क्या क्या चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है, तो क्या करेगा, QC जो होगा वो क्या करेगा, वो KC की तरफ जाना शुरू करेगा, ये मूव करेगा KC की तरफ, ताकि इक्विलिब्रियम जो है अटेन कर ले, स्टेबिलिटी गेन कर ले। तो रिएक्शन जो है वो किस साइड में मूव कर रहा है, फॉरवर्ड साइड पे मूव कर रहा है, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, और क्या हो रहा है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किसके लिए, इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए। तो ये बड़ी आसान एग्जांपल दी। उसके बाद दूसरे नंबर पे, अगर QC की वैल्यू जो है वो KC से ज्यादा है, तो रिएक्शन जो होगा वो यहाँ पे होगा। QC की वैल्यू जो होगी, जाहिर सी बात है यहाँ पे ज्यादा होगी, KC की वैल्यू यहाँ पे है, QC की वैल्यू यहाँ पे, QC जो है वो ज्यादा होगा, तो वो क्या करेगा, इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए क्या करेगा, वो बैकवर्ड की तरफ मूव करेगा। तो रिएक्शन जो होगा वो लेफ्ट टू राइट होगा, इन रिवर्स डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम। वो रिएक्शन जो होगा वो बैकवर्ड मूव करना शुरू कर देगा, ताकि वो इक्विलिब्रियम को क्या कर ले, अटेन कर ले। तो ये था कि आपके पास के जो है QC की वैल्यू, इससे आप लोग जो है याद रख सकते हैं आसानी से कि QC अगर कम होगा तो रिएक्शन जो होगा वो फॉरवर्ड जाएगा, अगर QC ज्यादा होगा तो रिएक्शन जो होगा वो बैकवर्ड मूव करेगा। तो अगर दोनों जो है वो बराबर हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, रिएक्शन जो होगा वो इक्विलिब्रियम में अटेन होगा। दोनों साइडें बराबर होगी ना, फॉरवर्ड और रिवर्स जो है वो दोनों इक्वल रेट, दोनों बराबर, जितना फॉरवर्ड जा रहा है उतना ही रिवर्स होगा, तो फिर जो होगा इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन हो जाएगा। नेक्स्ट जी वो कहते हैं क्या है, कहता है कि हम क्या कर सकते हैं जी, किस हद तक रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ है या अभी रहता है, या रिएक्शन जो है वो किस हद तक जो है वो कंप्लीट होने के करीब है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC जो है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो नंबर से हमें अंदाजा होता है कि किस हद तक जो है वो रिएक्शन कंप्लीट हुआ है। इट इंडिकेट द एक्सटेंट रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ये जो है KC की जो वैल्यू होती है वो बताती है कि रिएक्टेंट जो है किस हद तक जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। अब यहाँ पे एक बात इससे रिलेटेड भी बात कर लेते हैं, KC किसके बराबर हम पढ़ते आ रहे हैं, प्रोडक्ट और ओवर रिएक्टेंट के। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक बात बड़ी समझने वाली है, तो देखिए जरा। अब KC और रिएक्टेंट जो है इन दोनों का रिलेशन जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, अगर KC बड़ा होगा तो प्रोडक्ट भी ज्यादा होगा, KC ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट भी ज्यादा होगा, अगर KC ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट कम होगा, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर प्रोडक्ट जो होगा वो ज्यादा होगा तो KC की वैल्यू कम होगी। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ KC की अगर वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी, KC की वैल्यू का मतलब, KC की वैल्यू ज्यादा होगी तो उसका मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट ज्यादा होगा। ठीक है, जब प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो मतलब क्या होगा, रिएक्शन जो है बहुत हद तक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए जरा, KC इंडिकेट दैट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन द रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट। KC की जब वैल्यू ज्यादा होगी तो सारे का सारा प्रोडक्ट बन चुका होगा और रिएक्टेंट जो होगा वो ना होने के बराबर होगा। ठीक है, द रिएक्शन हैज ऑलमोस्ट गॉन कंप्लीशन, रिएक्शन जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका होगा। और इस तरह के रिएक्शन कौन से होते हैं, उसकी एग्जांपल दी है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है गैसेस कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती हैं, और उसकी जो है KC की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, बहुत
ज़्यादा होती है, ये देखिए प्लस में है 22, तो केसी की वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, रिलेशन आप लोगों को पता होना चाहिए कि केसी की वैल्यू अगर लार्ज होगी तो जाहिर सी बात प्रोडक्ट ज़्यादा होगा। जब प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो इससे अंदाज़ा क्या लगता है कि जो है सारे का सारा जो रिएक्शन है, रिएक्टेंट जो है सारे का सारा प्रोडक्ट में जा चुका है। प्रोडक्ट में जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है वो रिएक्शन जो होगा वो कंप्लीट हो चुका होगा। अब देखें स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, तो सेम वही लिखे आप लोग, क्या होगा प्रोडक्ट जो है आप लोगों के पास वो, और नीचे क्या आ गया रेक्टेंट। तो इसी से अंदाजा लगा ले, बड़ा आसान है कि अब देखिए क्यूसी की वैल्यू जो है क्या था, बहुत ही स्मॉल है। जब इसकी वैल्यू स्मॉल होगी तो रेक्टेंट जो होगा बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। ऐसे ही ना इनवर्स रिलेशन जो है, केसी जो होगा कम होगा तो रिएक्टेंट जो होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। वो कहता है व्हेन केसी वैल्यू ऑफ रिएक्शन इज स्मॉल, जब रिएक्शन की केसी की वैल्यू जो बहुत कम होगी तो ज़ाहिर इंडिकेट करेगा कि वेरी स्मॉल कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, बहुत ही कम जो होगा वो रिएक्टेंट जो होगा प्रोडक्ट में जाएगा। ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट प्रेजेंट बट प्रोडक्ट नेग्लिजिबल, प्रोडक्ट जो होगा वो ना होने के बराबर होगा। सच रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीशन, इस तरह के रिएक्शन जो होते हैं वो कंप्लीट नहीं होते। तो इसी बात से अंदाजा लगा लें कि केसी जो होगा अगर बहुत ही कम है, रिएक्टेंट बहुत ज्यादा होगा। जब रिएक्टेंट बहुत ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट में कन्वर्ट है नहीं हो रहा होगा, बहुत कम हद तक जो है वो जाएगा, ठीक है। तभी जो है केसी की वैल्यू निकलेगी ना। तो इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं जिनमें केसी की वैल्यू बहुत ही कम होती है, वो देखें जरा केसी की वैल्यू जो है यहाँ से अंदाजा लगाए, केसी की वैल्यू -9 है। -9 का मतलब केसी की वैल्यू बहुत ही छोटी है। अमोनिया जो है जब इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो अमोनिया जो है ब्रेक डाउन होने के बाद क्या बनता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनता है। तो उसमें जो केसी की वैल्यू है बहुत कम जो है वो क्या होता है, ये ब्रेक डाउन होकर प्रोडक्ट में बनता है, ठीक है। ज्यादातर जो है वो क्या रहता है, वो रिएक्टेंट ही रहता है, प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट नहीं होता। पिछले वाले में क्या था कि वो सारे का सारा जो है वो क्या हो जाता था, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता था, लेकिन इसमें जो है प्रोडक्ट में नहीं जाता। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। थर्ड लास्ट वाला है, इसमें भी सेम वही है कि वो कहता है कि केसी की वैल्यू जो है या तो वो स्मॉल होगी या फिर लार्ज होगी ना, इन दोनों में कोई भी नहीं होगा। सच रिएक्शन हैव कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या होगा कि ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जिनमें जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी कंसंट्रेशन जो होती है वो तकरीबन बराबर होती है, जिसकी वजह से केसी की वैल्यू जो भी वो भी क्या होती है, वो भी इक्विलिब्रियम के बहुत ही करीब होती है, ठीक है। तो ये देखें नाइट्रोजन ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे केसी की वैल्यू जो है वो देखें पॉजिटिव में होल नंबर में दी गई है। तो ये था आज का हमारा जो है वो टॉपिक था। तो सिंपल था, हमने यूनिट पढ़े और लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो मैंने जो एग्जांपल मैंने बताई हैं उससे आप लोग अंदाजा लगाएं तो बहुत ही आसान है समझने में। अगर आप लोगों को समझना है तो बेसिक जो है जो मैंने बताई हैं चीज़ें ही आप लोग माइंड में रखें। और अगर आप लोग सीरीज वाइज लेक्चर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें, और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।